नमस्कार, आज है तारीख 5 अक्टूबर और दिन बृहस्पतिवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सारिका सिंह। पॉडकास्ट में आज बात आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की, सिक्किम में बाढ़ के बाद जारी राहत अभियान की और क्रिकेट वर्ल्ड कप के आगाज की। संजय सिंह को कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली, चंडीगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल बोले, जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बाद तबाही, हर जान को बचाने के लिए संघर्ष है जारी। एक गुरडोंगमार झील है जिसे देखने बहुत सारे सैलानियों की जो हर साल वहाँ आना जाना लगा रहता है। प्रशासन से मेरी बात हो रही थी तो 3000 के आसपास लोग वहाँ फंसे हुए हैं। अहमदाबाद में आज से हुआ क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच में इंग्लैंड की टक्कर न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड ने जीत के लिए न्यूजीलैंड के सामने 283 रन का लक्ष्य रखा। खबरें एशियन गेम्स की भी, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल जानिए सारिका सिंह से। स्पेन में हो रहा है यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी सम्मेलन, जिसमें हिस्सा लेने पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। इस सम्मेलन में प्रवासियों के मुद्दे के साथ साथ यूक्रेन को लेकर भी चर्चा हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपील की कि यूरोप को रूस के आक्रामक रुख से के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सर्दियों के दौरान अपने देश की चुनौतियों का भी जिक्र किया। The main challenge is what we have, that is to save unity in Europe. I think that हमारी चुनौती है यूरोप में एकता बनाए रखें, क्योंकि रूस गलत खबरें फैलाएगा। ठंड में हमें यूक्रेन का सुरक्षा कवच मजबूत करना होगा, क्योंकि ईरान के ड्रोन समेत कई हथियारों और मिसाइलों से रूस हमला करेगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह भी इल्जाम लगाया है कि रूस के एक हमले में पूर्वी यूक्रेन में 48 लोग मारे गए हैं। टेलीग्राम पर एक पोस्ट कर उन्होंने कहा कि रूस ने एक राशन की दुकान को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि पिछले साल ईरान से जब्त की गई करीब 11 लाख गोलियों को यूक्रेन को सौंप दिया गया है। मिडिल ईस्ट में अभियानों पर नजर रखने वाले अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में यमन जा रहे एक जहाज से ये गोलियां जब्त की गई थीं। इस मामले में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पर आरोप लगे थे कि ईरान यमन के हूती विद्रोहियों को हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। इसराइल और फलस्तीन की कई महिलाएं एक साथ आईं एक रैली के लिए। यरूशलेम और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक रैली कर इन महिलाओं ने मांग की कि इसराइल फलस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष का अंत हो, ताकि शांति स्थापित हो। इसी साल इस संघर्ष में 200 से ज्यादा फलस्तीनी और 32 इसराइली लोगों की मौत हुई है। इस रैली में आई एक महिला पास्केल ने ये कहा, We all women here and around the world. इसराइल और फलस्तीन की माएं मिलकर नेताओं से ये मांग कर रही हैं कि वो बातचीत कर मसले को सुलझाएं, ताकि ये खून खराबा खत्म हो। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है नॉर्वे के लेखक युनफोसा को। नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडिश एकेडमी ने कहा है कि युनफोसा के इनोवेटिव नाटक और गद्य में उन लोगों की आवाज मुखर होती है जो अपनी बात नहीं कह सकते। साल 1968 में जन्मे युनफोसा ने अब तक 40 से ज्यादा नाटक, कई उपन्यास, निबंध और बच्चों की किताबें लिखी हैं। कनाडा से भारत में अपने राजनयिकों की संख्या घटाने के सवाल पर विदेश मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया आई है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि आने वाले दिनों में कनाडा के राजनयिकों की संख्या कम होगी। We are looking at parity. We are looking at the fact that there have been interference and there has been a much higher number of Canadian. राजनयिकों की अधिक संख्या और हमारे अंदरूनी मसलों में दखल को देखते हुए हमने समानता की बात की थी। इस पर चर्चा अभी जारी है। चूंकि कनाडा के राजनयिकों की संख्या ज्यादा है, हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये संख्या कम होगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पिछले महीने संसद में कहा था कि खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंटों का हाथ हो सकता है। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और तभी से ये तनाव बरकरार है। दिन भर यानी कि पूरा दिन पूरी खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर छापा मारा और 10 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें शाम को गिरफ्तार कर लिया। आज संजय सिंह को कोर्ट ने 5 दिनों की यानी कि 10 अक्टूबर तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। तो शुरुआत सरिका सुबह से करते हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए।
पुलिस कदम पे तानाशाही, पुलिस कदम पे तानाशाही, कदम पे तानाशाही। यानी आज का पूरा दिन राजनीतिक हंगामे के नाम रहा। शहर दर शहर दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर और बैनर लेकर जमा हुए। इस प्रदर्शन में नारेबाजी हुई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की थी और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हुआ था। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। और यहाँ पर सर का याद दिलाना जरूरी है कि संजय सिंह को शराब नीति के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो मोहन जी, यहाँ मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये शराब नीति आखिरकार है क्या? आगे बताएंगे, जो कि आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गई है एक तरीके आगे से। विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि वो शराब नीति का मसला क्या है, जिसमें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। कल गिरफ्तारी के बाद आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। अदालत में पेश होने से पहले संजय सिंह ने ये कहा, संजय जी आप ये कुछ कहेंगे? संजय जी कुछ है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी। तो ये संजय सिंह की एक छोटी सी क्लिप थी। तो जब राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को ले जाया जा रहा था और उसके बाद जब वो पेश हुए तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से कौन कौन सी दलीलें रखी गईं, अदालत ने क्या फैसला सुनाया, हमारे सहयोगी सुचित्र मोहंती ने अदालती कार्यवाही पर नजर रखी है। मैंने ये सवाल उन्हीं से पूछा। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज कोर्ट के समक्ष ईडी के जो लॉयर थे नवीन कुमार माटा, उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया स्पेशल जज नागपाल एम के नागपाल जी को कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, 2-3 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, 3 करोड़ का तो एकदम ट्रांजैक्शन को लेके संजय सिंह को पूछताछ करने के लिए सामने इनको जो भी विटनेसेस है, जो भी इनके एक्यूज है, उनके सामने समक्ष पेश किया जाएगा और पेश करने के लिए 10 दिन की ईडी कस्टडी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 दिन की ईडी कस्टडी मंजूर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात रहा है संजय सिंह की तरफ से कि इनमें उन्होंने ये कहा कि वो बेकसूर है, ना इनकी तरफ से कोई पैसा लिया गया है, ना इनकी तरफ से कोई कुछ कहा गया है। ये भी मैं बता दूं, संजय सिंह की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उनका नाम मोहित माथुर है, जो सीनियर लॉयर है। उन्होंने स्पेशल सीबीआई जज एम के नागपाल को ये बताया कि इस केस में जो पहले एक्यूज हुआ करते थे दिनेश करके, उन्होंने जो 2 करोड़ रुपया दिया वो पहले एक्यूज थे, लेकिन एक्यूज होने के बाद ईडी की जो कार्रवाई चली फिर उसके बाद इनको अप्रूवर बनाया गया। यानी कि कुल मिला के संजय सिंह की तरफ से जो दलील दी गई यही थी कि इस केस में संजय सिंह का ना कोई लेना देना है, ना कोई इनका ईडी में इनका कोई पैसा लिया गया है। हालांकि कोर्ट ने फिर 10 तारीख को जब ईडी कस्टडी खत्म हो जाएगी तब दोबारा संजय सिंह को जज नागपाल के वहां पेश किया जाएगा। सुचित्र, ये तो बात हुई संजय सिंह के मामले की, लेकिन जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का मामला था वो आज सुप्रीम कोर्ट में आया, उसमें क्या हुआ? देखिए, मनीष सिसोदिया भी आम आदमी पार्टी के लीडर है और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से काफी दिन से जेल में है और बार बार वो याचिका में मांग कर रहे कि हमको बेल दीजिए, हमें इस केस में हमें कोई भी मनी ट्रेल नहीं किया है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग केस हम इन्वॉल्व नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सवाल पूछा है ईडी को कि क्या आप सब कुछ टेक्निकली कह रहे हैं कि ये करप्शन किया है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है, लेकिन आप दिखाइए कि ये किस हिसाब से और कहाँ पे मनी ट्रेल किया है, कहाँ पे सबूत है, एविडेंस कहाँ है, उनके अकाउंट देखिए, उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखिए और बाकी इनके बैंक डिटेल्स है। लेकिन कहीं ये आप पता कर सकते हैं, हमें कोर्ट को बताइए कि इनका मनी ट्रेल कहाँ हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो आप लगा रहे हो, लेकिन आपके खिलाफ पुख्ता जानकारी, पुख्ता एविडेंस कहाँ है, ये पेश कीजिए सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले बेंच में ये आर्गुमेंट हुआ और इसकी अगली सुनवाई बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सेम जज के सामने होने वाली है। तो सर का 2 मामले, एक संजय सिंह का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचा और अदालत में सुप्रीम कोर्ट में एक मसला पहुंचा मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका। दोनों आम आदमी पार्टी के नेताओं का। हाँ, दोनों आम आदमी पार्टी के नेताओं का। तो ये अदालत में क्या कुछ हुआ और दोनों की सुनवाई यानी कि एक को ईडी में 5 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया संजय सिंह को, और मनीष सिसोदिया की जो याचिका है जमानत याचिका यानी कि उसकी सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा मोहन जी कि इस मसले पे अब विपक्ष
विपक्ष चूंकि एकजुट है, इंडिया के बैनर तले है, तो बयानबाजियों का दौर भी उसके बाद शुरू हो गया। दोनों तरफ से बयानबाजियां हुई। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है। जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उन्होंने जैसा कि आपने बताया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे बदले की राजनीति से प्रेरित बताया। और विपक्ष इस मामले में अभी तक एकजुट दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि तमाम बयान आए हैं? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं और डीएमके पार्टी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन, उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार प्रतिशोध की राजनीति की हर सीमा पार कर चुकी है। और जो कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, कांग्रेस का भी बयान आया। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची, इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहली बार इस तरह से एकजुट होकर बयानबाजी मुझे तो दिख रही है। आपको क्या लगता है? ये तो कांग्रेस नेता का बयान था, प्रियंका गांधी का। शिवसेना ने क्या कहा? शिवसेना नेता संजय राउत ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कहा है कि आने वाले दिनों में और नेताओं की गिरफ्तारी होगी। आने वाले दिनों में और भी नेताओं को इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। संजय सिंह एक लड़ने वाला जुझारू आदमी है, नेता है, साफ सुथरे चरित्र का आदमी है, लेकिन बस बोलता है, सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करता है, उसको अरेस्ट कर दिया। तो ये आवाज संजय राउत की थी, विपक्ष की थी पूरी तरह से। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है प्रवेश वर्मा, उन्होंने क्या कहा? जो लोग अपने आप को IRS कहते हैं, जो लोग अपने आप को एक्स इनकम टैक्स कमिश्नर कहते हैं, वो लोग इसके मास्टरमाइंड थे। उन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई और वो लोग ये सोचते थे कि वो कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। तो मैं जांच एजेंसियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पूरे मामले को क्रैक किया। प्रवेश वर्मा जो संकेत की भाषा कह रहे हैं IRS, और IRS यानी कि भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी अरविंद केजरीवाल, इशारा उनकी तरफ ही है। तो जब विपक्ष एकजुट होकर हमले कर रहा है तो फिर बीजेपी की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी के साथ वैसे मोहन जी, आम आदमी पार्टी के अब 3 नेता जेल पहुंच चुके हैं। पहले सत्येंद्र जैन, इसके बाद मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। इनमें से जो 2 बड़े नेता हैं, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, दिल्ली में शराब घोटाले में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस मामले में जेल में है। तो अब मेरा वही सवाल है फिर कि ये शराब घोटाला आखिर है क्या, जिसमें दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल पहुंच चुके हैं? BBC संवाददाता राघवेंद्र राव से इसे समझते हैं। मोहन जी, ये दिल्ली सरकार का एक प्रस्ताव था एक नई एक्साइज पॉलिसी लाने का दिल्ली में, जिसके तहत उनका इरादा ये था कि शराब की बिक्री जितनी भी है दिल्ली में, वो सरकारी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको कम्प्लीटली हटा लिया जाएगा शराब की बिक्री से और उसे एक तरह से निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंसेस देके एक्साइज पॉलिसी के जरिए शराब की जो बिक्री है उसे एक तरह से प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। इरादा ये था कि इससे लोगों को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें होम डिलीवरी, शराब की होम डिलीवरी तक की बात थी कि लोगों को घर पे ही शराब डिलीवर होगी। और मुझे याद है कि उस दौर में शराब की कीमतें बहुत ज्यादा घट गई थी। हाँ। और 1 बोतल की कीमत में 2 बोतल मिल रही। काफी भारी डिस्काउंट्स लोगों ने देने शुरू कर दिए थे। तो इरादा ये था कि सरकारी इन्वॉल्वमेंट को हटा दिया जाएगा और इसे निजी हाथों में एक तरह से सौंप दिया जाएगा। और दिक्कत वहां शुरू हुई जब इस तरह के आरोप लगने शुरू हुए कि प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट प्लेयर्स को जिनको ये लाइसेंसेस दिए जा रहे थे, उनको कुछ इस तरह की फाइनेंशियल सुविधाएं पहुंचाई गई जिससे उन्हें एक तरह से पैसे का फायदा हो रहा था। और इल्ज़ाम ये था कि ये उनको बेनिफिट्स इसलिए सरकार पहुंचा रही थी क्योंकि सरकार भी उन बेनिफिट्स को पहुंचाने के एवज में उन कंपनियों से किकबैक्स ले रही थी, यानी पैसा ले रही थी। जो इल्ज़ाम ये था कि आम आदमी पार्टी वो पैसा
ले रही है और अपने कार्यों और अपनी गतिविधियों के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रही है। तो जो उस वक्त के एलजी थे उन्होंने इस मामले में एक सीबीआई प्रोब का उन्होंने एक सिफारिश की। उसके बाद सीबीआई और ईडी और उससे पहले दिल्ली पुलिस का इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग उसने भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की, जांच की और फिर ये मामला बढ़ता चला गया। तो इल्ज़ाम यही है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को जिनको शराब बेचने के लाइसेंसेस दिए गए थे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स पहुंचाए और एवज में किकबैक्स लिए और वो उस पूरे प्रकरण को एक तरह से शराब घोटाला कहा जा रहा है। जबकि ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई थी, ये सारी कंट्रोवर्सी जैसे ही शुरू हुई तो दिल्ली सरकार ने इस एक्साइज पॉलिसी को निरस्त कर दिया था और ये एक तरह से कैंसिल हो गई थी। तो दिल्ली सरकार ने वो जो पॉलिसी थी शराब आबकारी नीति उसको निरस्त किया और उसके बाद फिर से पुराना वही पैटर्न यानी कि पुरानी शराब जो आबकारी नीति थी वो लागू हो गई। यहाँ पर जो तीन बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, वो शराब घोटाले की उन पर आंच है और जो सत्येंद्र जैन है उनका मसला दूसरा है। तो अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, वो पार्टी जो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई थी। आज उसके जो तीन बड़े नेता हैं वो जेल पहुंच गए हैं। और ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने वाले आम आदमी पार्टी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस जांच की आंच केजरीवाल तक भी पहुंचेगी? हाल ही में संजय सिंह की गिरफ्तारी ने तो उनकी मुश्किलें बढ़ाई ही हैं, अब ये मुश्किलें और कहां तक बढ़ेंगी? विश्लेषण के लिए बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल ने बात की वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन मिश्रा से। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इससे वो तमाम स्ट्रैटेजी जो चुनाव जीतने के लिए बनाई जाती थी और जिसको एग्जीक्यूट किया जाता था उसमें फिलहाल कुछ समय के लिए विराम लगेगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी दिक्कतें यही है कि वो वन मैन आर्मी होती है। तो इससे किस तरह का नुकसान, क्यों आप कोई पॉलिटिकल नुकसान देखते हैं अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह की गिरफ्तारी से? संजय सिंह एक बड़े मुखर नेता हैं और बहुत एक अच्छे वक्ता भी हैं और अरविंद केजरीवाल अगर गवर्नमेंट संभाल रहे थे तो संगठन को संजय सिंह ही संभाल रहे थे, जिसमें एक मनीष सिसोदिया थे और संजय सिंह थे और चांस की बात है कि जो फाइनेंस वगैरह का इशू है वो सत्येंद्र जैन देखा करते थे। तो ये तीनों लोग फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल फिलहाल कमजोर होंगे। जो कि चौथी कड़ी है उनके लिए कि जो कुछ हद तक संभाल सकते हैं वो है राघव चड्ढा, जो खुद ही विवादों के दायरे में है और उनका अभी वो जनाधार नहीं है कि वो पार्टी को आगे बढ़ा के ले जाता है। अगर एन के नेता जो 3-4 जो बाकी ले जाके पार्टी के ब्रांड को आगे संभालते थे या बाकी कहीं पे वो इसको प्रचारित और प्रसारित करते थे तो उसको विराम लगेगा, क्योंकि पंजाब एक बड़ा प्रदेश है, वहाँ पर भगवंत मान है, लेकिन भगवंत मान इन तीनों की कोई जिम्मेदारी निभा पाने में सक्षम है ऐसा लगता नहीं। हम लोग अक्सर इस तरह से बातें करते आए हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है। हमने गुजरात में देखा कि जहां भी डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी कांग्रेस की, कांग्रेस का शेयर आपको शिफ्ट होता है। तो अब मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के आमने सामने फाइट है। तो ये तो बीजेपी के लिए प्लस होना चाहिए था कि वो इसका इस्तेमाल कर सकती थी टूल की तरह आम आदमी का। ये आइडियोलॉजी ऑफ कन्वीनियंस इसको आप कह सकते हैं। लोग कहते हैं कि बीजेपी की भी पार्टी है, मैं कहता हूँ कि ये कांग्रेस की एक पार्टी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब दिल्ली में सरकार जब बन रही थी तो यही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, और दूसरे दिन सरकार बना ली थी इन्होंने। तो शीला दीक्षित की गिरफ्तारी नहीं हुई, इनका गठबंधन सब जगह हो गया। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये नुकसान आखिर दिल्ली में सरकार किसकी गई? दिल्ली में सरकार गई बीजेपी की सरकार चली गई, आज यहाँ पे सरकार किसकी है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी किसी की ए और बी टीम नहीं होती है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और जिसमें तमाम भ्रष्टाचार नामक इस बीमारी ने पूरा जकड़ लिया है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को इससे निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अगर वो खुद भी अंदर चले जाते हैं तो फिर पार्टी को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन मिश्रा विश्लेषण कर रहे थे कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की राजनीति कैसी होगी और आगे क्या हो सकता है। तो ये जो बड़ी खबर है इस पर bbchhindi.com पर भी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। कार्यक्रम में आगे हम आपको क्या सुनवाएंगे। ये पहला बड़ा गेम था जहाँ पे टाइटल डिफेंड करने के लिए खेल रहा था। काफी चैलेंजिंग था, जिस तरह से जो डिसीजन हुआ फर्स्ट थ्रो में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, पर फिर भी टाइटल डिफेंड कर पाया और बहुत अच्छा लग रहा था। ये आवाज नीरज चोपड़ा की है। हाँ, पहचान गए ना, ये वही हैं जिन्होंने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है कल एशियन गेम्स में।
सारिका, फेसबुक खुला है मेरा और मैं YouTube पर देख रही हूँ तो हमारे जो श्रोताओं के कमेंट्स हैं। बिल्कुल, डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी लिखते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो सवाल उठा रहे हैं कि सॉरी, ये बहुत तेजी से नीचे स्क्रॉल हो गया। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो तब तक जो है मैसेजेस नीचे चले जाते हैं। मेरे सामने अशोक यादव की टिप्पणी है। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस के नेता और क्षेत्रीय नेताओं को भ्रष्ट सूची में शामिल किया था। राकेश दुबे लिख रहे हैं कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन पर एक कार्यक्रम कीजिए। कई बार आप श्रोता हमसे बात कह चुके हैं और निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में इस पे एक कार्यक्रम जरूर करेंगे। बिल्कुल। तौहीद अहमद का एक कमेंट में पढ़ पा रही हूँ, लिखने किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन प्रियंका गांधी की बातों में दम है। आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए उनकी गिरफ्तारी हो रही है। अरविंद वरुण का कमेंट है कि हम लोगों ने इमरजेंसी भी देखी, आज हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं और आश्चर्य की बात है कि सब कुछ राष्ट्रवाद के नाम पर है। हीरालाल रॉय एक टिप्पणी कर रहे हैं कि एक के बाद एक फ्री में ये सब सच है। राकेश कुमार की टिप्पणी मैंने पढ़ ली। सवाल बहुत है। शंभू सिंह यूट्यूब पे कह रहे हैं अगर संजय सिंह निर्दोष हैं तो कोर्ट फैसला कर देगा। राजनीति का मतलब किसी को भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। तो दोनों तरफ की बातें आ रही हैं। डी के परमार लिख रहे हैं कि भारत में बहुत बुद्धिमान लोग हैं और राजनीतिक नेताओं का हर बयान, राजनीतिक नेता अपने हर बयान को दिल के तराजू से तोलते हैं। पब्लिक है, सब जानती है। कुलदीप सिंह जाखड़ लिख रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार पर ज्यादा बोलते रहे इसलिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनसे तमाम हम देखिए 4-5 टिप्पणी ले पाते हैं, बाकी तो ले ही नहीं पाते हैं और जिनकी नहीं ले पाते उनसे हम सादर माफी मांगते हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। तो बात दूसरी बड़ी खबर की। सिक्किम में बादल फटने के बाद अब जगह जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं। अब मोहन जी, सबसे बड़ा संघर्ष ये है कि जो लोग लापता हैं, जो लोग इस आपदा में फंसे हुए हैं, उस एक एक जान को बचाया कैसे जाए। अब तक 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं, 14 की मौत की खबर है। सिक्किम आपदा प्राधिकरण के मुताबिक 22,000 लोग प्रभावित हैं इस आपदा से, जिनमें से 2,000 के करीब ही अब तक बचाए गए हैं। 277 घर तबाह हैं। पानी की जो लाइन होती है, सीवेज की जो लाइन होती है, वो सब कुछ तबाह है। मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। राहत बचाव कार्य भी तेजी से हो रहे हैं। 3,000 से ज्यादा सैलानी वहां पर फंसे हैं। बचाव में सैकड़ों राहत कर्मी लगे हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बुधवार यानी कि कल उत्तरी सिक्किम के लोहनक झील के ऊपर अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद से सेना के जवान लापता हुए। जवानों की तलाश जारी है और सेना का त्रिशक्ति कोर इनकी तलाशी अभियान चला रहा है। बिल्कुल। और खबर ये भी है कि सिक्किम की राजधानी गैंगटोक पूरे देश से लगभग कट सी गई है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी है। और फिलहाल जो राहत बचाव कार्य चल रहा है मोहन जी, उसमें बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि बारिश हो रही है, बाढ़ है, कीचड़ है, जिसकी वजह से राहत नहीं पहुंच पा रही है। जान माल का काफी नुकसान हुआ है। और मोबाइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा विषय होता है, जिसकी वजह से क्योंकि अगर आपके मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से जवान या जो भी लोग फंसे हैं अपने परिवार से संपर्क नहीं। और सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज क्या है? जो पर्यटक फंसे हैं उन तक भी पहुंचना। त्रिशक्ति कोर चुंगथांग, लाचुंग और लाचेन इलाकों में जो लोग फंसे हैं, जिनमें पर्यटक भी बड़ी तादाद में हैं, उन तक मेडिकल मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, संपर्क करने में जुटी हुई है। बहुत बड़ा संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। जी, तो ताज़ा जानकारी के लिए बिल्कुल, जो फिलहाल टूरिस्ट फंसे हुए हैं, बहुत से लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं और हमने भी इस बारे में बात की BBC के सहयोगी पत्रकार दिलीप शर्मा से। हिमालय रीजन का इलाका है और इतनी बड़ी तादाद में जो वहाँ त्रासदी है पहले नहीं हुई है। और जैसा कि ये जो बादल फटने की घटना है ये बुधवार तड़के करीब 1 बजे के आसपास हुई थी, रात का समय था। तो स्थानीय लोगों से भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग बहुत ही अंदरूनी इलाके में है, नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से बात नहीं हो पाई। लेकिन स्थानीय पत्रकार जो कवर कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो कह रहे हैं कि साहब जो ऊपरी जो वहाँ का जो सिक्किम के जिस जगह पर ये जो बादल फटने की घटना हुई थी, ये उत्तरी सिक्किम के लैनोक झील पर हुई थी और उस पूरी घाटी का नाम जो है लोचन घाटी का ये इलाका है। और ये जो हिमालय से जो नदी निकली है, तिस्ता नदी, ये सिक्किम होते हुए और बंगाल के रास्ते ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है। तो अचानक रात को जब ये घटना हुई, जब बादल फटा, तो वहाँ एक डैम है और कहा जा रहा है कि जो पन बिजली जो उत्पादन करने वाले जो डैम है, नदी बांध है, वो पूरी तरह से टूट गया, जिसकी वजह से पानी के साथ साथ कीचड़ भी आ गया। और सेना का जो कैंप बताया जा रहा था वो ट्रांजिट कैंप है और वहाँ उस समय ही नहीं मिला, रात का समय था। और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन में इतनी बड़ी टीम मांगी है,
भारत सरकार से और मतलब मांग की गई है, सिक्किम के मुख्यमंत्री ने बात की है और लोगों की मांग की है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि जो इलाका है वो बहुत अभी बारिश और कीचड़ की वजह से बहुत ही खतरनाक एक उसमें तब्दील हो गया है। इस बीच ये भी खबर है कि 3000 टूरिस्ट फंसे हुए हैं, तो उन्हें किस तरह से मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है? क्या कुछ पता है वो कहाँ पर हैं? देखिए, ये जो गैंगटोक जो राजधानी है सिक्किम की, वहाँ से 190 किलोमीटर एक गुरडोंगमार झील है, जिसे देखने बहुत सारे सैलानियों की जो हर साल वहाँ आना जाना लगा रहता है। प्रशासन से मेरी बात हो रही थी तो 3000 के आसपास लोग वहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए वहाँ जो राजमार्ग था और जो सड़कें थी स्टेट गवर्नमेंट की, वो सारी ही डैमेज हो चुकी है। तो उनको अब वहाँ से निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की जो सेवा ली जा रही है। इस बीच क्या कुछ अंदाजा लग रहा है कि कितना वक्त लगेगा जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, या फिर हालात को वहाँ पर नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, 1968 के बाद ये बहुत बड़ी वहाँ एक आपदा बनकर लोगों के सामने खड़ी हो गई है और इससे निपटने के लिए देखिए भले ही स्टेट गवर्नमेंट ने बड़ी टीम, जो रेस्क्यू टीम है, सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फॉरेस्ट, बहुत सारी बड़ी टीम खड़ी की है, लेकिन जिस लेवल पे डैमेज हुआ है, मतलब एक अनुमानिक अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ तो ऊपरी जो जहाँ ये जो मैंने आपको कहा कि लोनक झील से जो नीचे लोचन घाटी से जो नीचे हो तो जो पूरा पानी आया है वो अनुमानिक 100 किलोमीटर के दायरे में उसने नुकसान पहुंचाया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो नदी तटीय इलाका है उस पे जो आबादी बसी हुई थी, व्यापक स्तर पर मतलब काफी जान माल का नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है कि इसको केंद्र सरकार से और टीम भेजनी पड़ेगी और उसको टाइम लगेगा अभी। जी। और कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन तो इसकी वजह है ही, साथ ही ये मैनमेड भी हो सकता है, क्योंकि कई वक्त से कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिसको लेकर आगाह किया गया था। और यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कई जगहों पर इस तरह की आपदाएं आई हुई हैं फिलहाल, जिसकी वजह जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। तो सारिका, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आज बात करते हैं विशेष रूप से क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आज से क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो ही गया। जी हाँ, बिल्कुल 10 टीमें इस विश्व कप में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन आज आमने सामने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और ये फैसला कितना सही साबित हुआ मोहनलाल जी, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछली चैंपियन इंग्लैंड को उन्होंने 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन पर रोका। जोनी बेयरस्टो ने 33 रन बनाया, जो रूट ने 77 रन बनाया, जॉस बटलर ने 43 रन बनाया। न्यूजीलैंड की ओर से मैट हेनरी ने 48 रन देकर 3 विकेट लिए, मिचेल सेंटर ने 37 रन देकर 2 विकेट लिए और ग्लेन फिलिप्स ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड बहुत ही मजबूत स्थिति में, क्योंकि उनका स्कोर 26.2 ओवर में ही 1 विकेट खोकर 194 रन है। सलामी बल्लेबाज डेविन कॉनवे 104 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। विल यंग केवल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनका विकेट इंग्लैंड को मिला, वो अपना खाता नहीं खोल सके, लेकिन सचिन रविंद्रा ने उसके बाद शानदार बल्लेबाजी की है और 91 रन बनाकर खूंटा गाड़ कर खेल रहे हैं। आप देखिए मोहनलाल जी, कितना बड़ा अपसेट होगा ये, क्योंकि ये दोनों टीमें जो पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में थी, जहां इंग्लैंड एक नाटकीय अंदाज में जीतने में कामयाब रहा था विश्व कप को। और अब बात एशियन गेम्स की। बिल्कुल, मैं वही पूछने वाला था कि भाई एशियन गेम में जो भारत है अब तक उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, और कल की बात कीजिए। देखिए, अगर कल की बात की जाए तो काफ़ी शानदार दिन था भारत के लिए, काफ़ी पदक आए थे। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो कल के मुकाबले थोड़ा फीका प्रदर्शन रहा, क्योंकि आज भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 5 पदक जीते हैं। भारत को 2 पदक स्वर्ण जो तीरंदाजी में मिले, उनमें अदिति स्वामी, परिणीत कौर, ज्योति सुरेखा ने महिला टीम कंपाउंड में जीता, और 1 स्वर्ण पदक अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले, प्रथमेश जावकर ने पुरुष टीम कंपाउंड में जीता। हरिंदर पाल संधू और दीपिका पल्लिकल ने स्क्वैश में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता। सौरभ घोषाल ने सिल्वर मेडल जीता स्क्वैश में, और अंतिम पंघाल ने कुश्ती में 53 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। कुछ और मुकाबले थे जहां सबकी नज़र थी, लेकिन बड़ा ही हैरान करने वाला परिणाम तब आया जब हॉकी में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में मेज़बान चीन से 4-0 से हारी। पुरुष कुश्ती में नवीन ग्रीको रोमन शैली में 130 किलो वजन में कांस्य पदक मुकाबले में कोरियाई पहलवान से हारे, और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने जापान को 56-30 से हराया और सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उसका सामना कल पाकिस्तान से होगा। और चलते चलते एक नज़र चीन के पदकों की
178 स्वर्ण, 99 रजत और 55 कांस्य पदक सहित 332 पदक। और भारत के भारत के 86 पदक है, 21 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त, धारदार खेल की जानकारी के लिए। तो इस वादे के साथ कि हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन जैसा हमारा वादा है ना कि हम हफ्ते में 5 दिन आपके पास आते हैं, हालांकि हमारे तमाम श्रोता कहते हैं कि 7 दिन आप क्यों नहीं आते, लेकिन फिलहाल तो हमारा वादा 5 दिन का है। तो कल मुलाकात होगी। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया और रविशंकर।